हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट नाउ एंड मेक इट राइट। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अभी नहीं, कल करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार करें? फिर कोई बोलता भी है, डायलॉग ही मारते, तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलवाएं क्या यार, आज नहीं किया, कल करूँगा, ऐसे करते रहते हैं, राइट। फिर हमारे कोई फ्रेंड बोलता भी है कि तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। क्यों बोला जाता है ऐसा? इसीलिए कि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई सही समय का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब आप शुरुआत करें, बस आज से शुरू करना है, आज से शुरू कर दीजिए, पर उस अपने फैसले को, उस अपने प्लान को सही साबित करके बताइए। ठीक है कि मैंने ये फैसला लिया था उस टाइम पे, मैंने उस टाइम पे इस चीज़ स्टार्ट करी थी, और आज ये मेरा जो डिसीजन उस टाइम पे लिया था मैंने, वो सबके लिए सही निकला। ठीक है कि लोग भी आपको अप्रिशिएट करें। ठीक है, और सही टाइम आने का इंतज़ार करने में हो सकता है सदियाँ बीत जाएँ और सही समय ना आए, तो उसका वेट करने की बजाय आज से शुरुआत करो और हर पल को सही बनाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The Biden administration's decision to send cluster munitions to Ukraine to fight the Russian invasions shows both the challenges Kyiv and its Western allies faced in the prolonged war and the US readiness to escalate it to push back the Russians। अब क्या है, क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं एक ऐसी तरीके का बम, आर्टिलरी के द्वारा, आर्टिलरी एक तरीके के तोपखाना जिसको बोला जाता है, तोपखाना वाली जो गन्स है उनके द्वारा फेंका जाता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ये जो भी बम है ना, इस तरीके का बम है, सपोज करो ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे छर्रे होते हैं, बहुत सारे छर्रे होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये बहुत बड़े पैमाने पे डैमेज कर सकता है। अब बम जो है वो क्या है, वो एक जगह पे गिरेगा, फट जाएगा, लेकिन ये छर्रे वाला बम है वो एक जगह पे गिरेगा, फट जाएगा, और ये जो छर्रे हैं ये इतनी स्पीड से जाके दूसरी जगह पे स्ट्राइक करते हैं कि इनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि हमारे साथ में जो कश्मीर के मसले पर जब हुआ था, तब हमारे को भी काफ़ी लोगों ने, मतलब काफ़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने और सब लोगों ने हमारी निंदा करी थी हिंदुस्तान की, हमारी इंडियन आर्मी की, कि वो छर्रे वाली गन्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें बुलेट के अंदर में से बहुत सारे छर्रे निकलते हैं। ठीक है, तो ये वही वैसा ही कुछ बम है। और क्या होता है इसका, कई बार तो ये डिफ्यूज एकदम से जाके फट गया, कई बार क्या होता है ये एकदम से जाके नहीं फटता, कुछ समय बाद जाके फटता है। तो उससे क्या होता है, आपने उस टाइम पे बम फेंका, हो सकता है 15 दिन तक वहाँ पे वो बम फटा नहीं, पता भी नहीं चला किसी को कहाँ गिरा। 15 दिन के बाद वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ थी, जब स्थिति सामान्य होगी तब जाके वो बम फट गया, और फिर उसके छर्रे भी डैमेज करेंगे और बम तो डैमेज करेगा ही। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो डिसीजन है कि उन्होंने क्लस्टर म्यूनिशंस भेजे हैं यूक्रेन के लिए, जहाँ पे यूक्रेन रशिया के इन्वेजन को फाइट कर रहा है, ये दर्शाता है कि चैलेंजेस जो फेस किए जा रहे हैं यूक्रेन द्वारा, और उनके जो वेस्टर्न सहयोगी देश हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, इतने लंबे चले आ रहे हैं वॉर में, उसमें जो उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं उनकी ओर इशारा करता है। और दूसरी चीज़ ये दिखाता है यूएस कितना तत्पर है इस वॉर को एस्केलेट करने के लिए, अभी की जो भी स्थिति है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो रशिया को पीछे धकेल सके। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो यूक्रेन का नुकसान कराना चाहता है, पर रशिया को पीछे धकेलने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है। Cluster munitions are designed to explode on impact, but many remain duds, which can explode later, causing indiscriminate harm। बोल रहे हैं कि क्लस्टर म्यूनिशंस जो होते हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि एकदम से इम्पैक्ट होते, छूते ही, ज़मीन की सतह को लगते ही ये फट जाएंगे, या किसी भी सतह को लगते ही फट जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डड्स, यानी कि बोलते हैं ना बम फोड़ा फुस हो गया, यानी कि वो चला नहीं, तो वो क्या रहते हैं, वो बिना अनएक्सप्लोडेड रह जाते हैं, वो वहीं पे टच हुए नहीं, एक्सप्लोड हुए, वहीं पे रह गए। तो और ये क्या होता है, ये बाद में एक्सप्लोड हो सकते हैं, बाद में फट सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट लॉस हो सकता है। इनडिस्क्रिमिनेट लॉस मतलब कि उस टाइम पे आपने पहले बम फेंका, उस टाइम पे वहाँ पे सेना थी, बाद में वो काफ़ी टाइम हो गया, 2 दिन 3 दिन हो गए, वहाँ से सेना जा चुकी है, वहाँ पे नॉर्मल सिविलियन लोग रह रहे हैं, तो बम को थोड़ी पता है कि ये सिविलियंस है, मैंने इस टाइम नहीं फटना, जब सेना आएगी तब मैं तब फटूंगा। तो यानी कि वो बिना भेदभाव के नुकसान करेगा, ठीक है, जब बाद में वो फटेगा। तो
द रीजन्स वाई ओवर 100 कंट्रीज हैव बैंड देम, और यही एक कारण है जिस वजह से 100 से ज़्यादा देशों ने इसको बैन किया हुआ है. द यूएस, though not a signatory to the Convention on Cluster Munitions, had criticized Russia in the recent past for using these munitions in the conflict as amounting to war crimes. बोल रहे हैं कि यूएस ने हालांकि ये पैक्ट साइन नहीं करा, जो 100 से ज़्यादा देशों ने इनको बैन कराया ना, उनके कन्वेंशन में यूएस ने साइन नहीं करा है. उसका नाम क्या है? कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस. इसके ऊपर यूएस ने साइन नहीं करा है, लेकिन फिर भी यूएस ने रशिया की घोर निंदा करी है इन बम्स का इस्तेमाल करने के लिए. इस रशिया यूक्रेन वॉर में इन बम्स का रशिया द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसकी यूएस ने कड़े शब्दों में निंदा करी थी और ये कहा था कि इन बम्स का इस्तेमाल करना वॉर क्राइम्स की तरह है. वॉर क्राइम्स क्या होता है कि वॉर की स्थिति में सामान्य आम जनजाति, आम जनता के ऊपर जो क्राइम्स किए जाते हैं, जैसे कि हम जापानीज़ वॉर का अगर इतिहास ले लें, जापानीज़ वॉर जब हुआ था उसका इतिहास, तो विमेन के ऊपर रेप अटेम्प्ट्स करना, बच्चों को मार देना, फिर उसके बाद और किसी तरीके के कुछ भी क्राइम्स होते हैं उनको वॉर क्राइम्स कहा जाता है. कि युद्ध की आड़ में आप अपने पर्सनल क्राइम्स कुछ करे जा रहे हैं और क्योंकि युद्ध चल रहा है तो उस टाइम पे आपको रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, उनको बोला जाता है वॉर क्राइम्स. तो इसकी निंदा करते हुए रशिया की यूएस ने इन बम्स के इस्तेमाल को वॉर क्राइम्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया रशिया द्वारा. But the US U-turn now as part of its 42nd aid package to Ukraine since the Russian invasion began. लेकिन यूएस का अब यू टर्न हो गया है, यूएस यू टर्न हो गया, यानी कि पहले वो रशिया की निंदा करा था, अब खुद ही उसने ये चीज़ कर दी है. ठीक है, और अपने 42nd पैकेज, यानी कि इससे पहले 41 एड हेल्प के पैकेज वो भेज चुका है यूक्रेन में. ये उनका 42nd पैकेज गया है यूक्रेन की मदद के लिए. कब से? जब से रशिया इन्वेजन शुरू हुआ है तब से. points to the strain यूक्रेन इज फेसिंग इन द बैटलफील्ड, और ये इस तरफ इशारा करता है कि यूक्रेन की क्या स्थिति है इस वक्त जंग के मैदान में, कितना उनके ऊपर दबाव भी है, कितना उनको नुकसान भी हो रहा है, कितना उन्हें स्ट्रेस भी झेला जा रहा है जंग के मैदान में यूक्रेन द्वारा. In a war dominated by artillery, Ukraine is entirely dependent on the West for weapons that include artillery shells and ammunitions. बोल रहे हैं ये जो जंग है ये पूरा का पूरा हथियारों के बेसिस पे लड़ा जा रहा है. तो इसके लिए यूक्रेन के पास क्योंकि ज़्यादा खुद का मैन्युफैक्चर नहीं है तो वो पूरा का पूरा किसके ऊपर निर्भर करते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर निर्भर करते हैं ताकि उनको आर्टिलरी शेल्स यानी कि बम वगैरह मिले और एम्यूनिशन, हथियार, असला बारूद सब उनको मिले. वाइल रशियाज इंडस्ट्रियल बेस हैज़ पिक्ड अप, लेकिन रशिया तो खुद मैन्युफैक्चर करता है, इनफैक्ट रशिया तो एक्सपोर्ट भी करता है. तो क्या हुआ कि रशिया की इंडस्ट्रीज जो हैं वो तेज़ी से काम कर रही हैं, उनकी इंडस्ट्रियल पेस जो है वो बढ़ चुकी है, इंश्योरिंग एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वेपन्स टू द फ्रंट लाइन्स, जिसकी वजह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि रशिया में हथियारों की बिल्कुल कमी ना हो, फ्रंट लाइन पे जंग के मैदान पे वहाँ उनके पास हथियारों की कोई कमी ना हो. द कन्वेंशनल वॉर हैज स्ट्रेन्ड वेस्टर्न रिजर्व्स. अब ये कन्वेंशनल वॉर मतलब जो युद्ध के मैदान में लड़ा जा रहा है, एक तो कूटनीतिक जंग होगी कि भाई आप विचार विमर्श करके हाथापाई या फिर कोई भी जंग ना करके आप बातों के जरिए या फिर दूसरे देशों से अपनी संधि बना के किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो हो गई कूटनीतिक. ये क्या है? कन्वेंशनल जंग है, यानी कि एक्चुअल में जंग के मैदान में लड़ी जा रही जो जंग है इससे वेस्टर्न रिजर्व्स यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो रिजर्व हैं, भंडारण हैं, वो भी खतरे में पड़ चुके हैं, उनके ऊपर भी बहुत भारी नुकसान हुआ है. लीविंग यूक्रेन एट अ डिसएडवांटेजियस पोजिशन when compared to Russia's artillery superiority. तो इससे क्या हो गया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिजर्व्स भी ख़त्म हो रहे हैं, उनके ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है और जाहिर सी बात है उनको अपने देश के लिए भी रखने हैं. ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन वॉर में वो सारा का सारा असला बारूद भेज देंगे, है ना, या फिर सारा का सारा अपना राशन भेज देंगे. तो इससे क्या होता है, यूक्रेन एक बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाता है. डिसएडवांटेजेस यानी कि उनके पास में अब जीतने के कम चांसेस हो जाते हैं या फिर कुछ नुकसानदायक पोजीशन पे वो खड़ा हो जाता है
अगर हम उसे रशिया की आर्टिलरी सुपरियॉरिटी के साथ में कंपेयर करें, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो वेपन्स बनाता ही नहीं, एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे देशों को। तो उनकी तो डेफिनेटली उनके साथ में इंडिया भी compete नहीं कर सकता इस वक्त पे, क्योंकि हम भी उनसे हथियार खरीदते हैं, यूएस से हथियार खरीदते हैं। तो अगर इन देशों के सामने हमारा मुकाबला हो तो हमारे हक में आर्टिलरी जो इंफीरियॉरिटी है वो एक बुरा फैक्टर होगा कि क्योंकि हम खुद के हथियार नहीं बनाते, तो हम डिपेंडेंट ही उन्हीं देशों के ऊपर है हथियार खरीदने के लिए, फिर उन्हीं से खरीद के हम उनके अगेंस्ट तो जंग नहीं कर सकते, राइट। तो ये यहाँ पे यूक्रेन का एक डिसएडवांटेज पॉइंट है कि उनके पास खुद के हथियार नहीं है, वो वेस्ट पे निर्भर कर रहे हैं। Before Ukraine began its counter-offensive a week ago, the Western calculations बोल रहे हैं कि इससे पहले यूक्रेन ने जब अपना काउंटर ऑफेंस स्टार्ट करा था एक हफ्ते पहले, the Western calculation was that swift battlefield victories by Ukraine, like its lightning counter advances in Kharkiv and Kherson last year, would change the dynamics and put Russia's President Vladimir Putin under pressure। बोल रहे हैं कि अब जब यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंस यानी कि इनके रशिया के अगेंस्ट में अपनी जंग जारी करी, अपना बदला लेने की कोशिश जारी करी एक हफ्ता पहले, तो उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हिसाब किताब था, उनको ये लग रहा था कि अगर हम तेज़ी से जिस तरीके से जितनी तेज़ी से जितनी स्ट्राइक की स्पीड से यूक्रेन ने खार्किव और खर्सन पोस्ट अपनी वापस ली, वहाँ पे बढ़त हासिल करी, तो अगर इसी तरीके से यूक्रेन लड़ता रहेगा और इसी तरीके से उनको बैटलफील्ड में जंग के मैदान में आगे आगे विक्ट्रीज मिलती जाएंगी, तो इससे युद्ध का जो अभी का डायनामिक है यानी कि अभी की जो स्थिति है युद्ध की वो चेंज हो जाएगी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। लेकिन बट द रशियंस over the last few months have built strong defense fortifications along the over 1000 kilometer long front line। लेकिन पिछले कुछ महीनों में रशिया ने क्या किया है, अपना फ्रंट जो यूक्रेन से सटता इलाका है 1000 किलोमीटर का, वहाँ पे उनने क्या किया है, अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है, यानी कि एक तरह से डिफेंस का किला बना दिया उन्होंने, ठीक है। फ्रॉम खरसन इन द साउथ टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ खार्किव इन द नॉर्थ ईस्ट। और ये कितना लंबा है, खरसन है साउथ में, वहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, इस तरफ तक खार्किव पड़ता है, वहाँ तक उनने पूरा 1000 किलोमीटर का लंबे स्ट्रेच पे अपना डिफेंस फोर्टिफिकेशन कर दिया है, विच द यूक्रेनियंस हैव फाउंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू, और जो कि यूक्रेनियंस के लिए अभी तक बहुत मुश्किल हुआ है तोड़ पाना। यानी कि उन्होंने एक तरीके से चक्रव्यूह तरह का अपना किला टाइप में चक्रव्यूह रच दिया है, उसको अब तोड़ पाना यूक्रेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। यूक्रेन हैज़ मेड सम माइनर टेरिटोरियल गेन्स इन द साउथ ईस्ट, लेकिन कुछ छोटी छोटी बढ़त उनको ज़रूर मिल रही है, कुछ छोटी छोटी टेरिटरीज वो ज़रूर हासिल कर पाए हैं साउथ ईस्ट में, बट एट अ हैवी कॉस्ट, लेकिन उसका उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। And is far from achieving its perceived breakthrough of cutting off Mr. Putin's land bridge in Zaporizhzhia। बोल रहे हैं ज़ेपोरिज़िया में एक लैंड ब्रिज बनाया गया है पुतिन द्वारा, और उनका जो ये आंकलन था कि अगर वो इस ब्रिज को तोड़ दें तो पुतिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, वो ये कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये जो ब्रिज है, ये क्रिमिया जो विवादित कंट्री है, विवादित देश है जिसको अब रशिया के कंट्रोल में है, वहाँ पे इन्होंने बनाया था, ठीक है। एशिया का, यूरोप का शायद सबसे बड़ा ये ब्रिज है जो पानी के ऊपर बनाया गया है और रशिया द्वारा बनाया गया है, ठीक है। सेपरेटिंग द रशियन कंट्रोल डॉनबास इन द ईस्ट फ्रॉम क्रिमिया इन द साउथ। और ये ब्रिज क्या है, ये ब्रिज क्या करता है, दोनों डॉनबास जो रशिया के कंट्रोल में है और क्रिमिया को जो कि साउथ में है, इन दोनों को जोड़ता है। तो इनका मतलब ये था कि अगर ये इस ब्रिज को तोड़ पाए तो ये रशिया कंट्रोल डॉनबास को क्रिमिया से अलग कर देंगे, ठीक है। बट ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम लग रहा है। It is the reality of the battlefield that led the US to take what President Biden called the difficult decision of sending cluster munitions। और बोल रहे कि ये जो हकीकत है युद्ध की, कि यूक्रेन को कुछ बढ़त मिली थी बट उसके बाद में उनके लिए बहुत ज़्यादा हर चीज़ मुश्किल होती जा रही है, और जो कुछ बढ़त उनको मिली थी वो भी उनको एक भारी कीमत चुका के देनी पड़ी थी। तो ये जो हकीकत है इस जंग की, उसने ये प्रेसिडेंट बाइडन को ये फैसला लेने के लिए
मजबूर किया, जिसको उन्होंने कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था उनके लिए लेना, जिसमें उन्होंने क्लस्टर म्यूनिशंस भेजे यूक्रेन के लिए। हाउएवर दिस वुड स्टिल रेज क्रिटिसिज्म। हालांकि उनने कहा कि भाई हम तो यूक्रेन की मदद कर रहे थे, हमने तो उनकी मदद करने के लिए ये चीज़ भेजी है, ये हमारे लिए भी बहुत परेशान करने वाला फैसला था, पर हमें लेना पड़ा मजबूरी में, पर फिर भी उनको क्रिटिसाइज ज़रूर किया जाएगा। The alleged war crimes committed by Russia and Ukraine have been well documented and slammed internationally। तो बोल रहे हैं जो कथित तौर पे रशिया द्वारा यूक्रेन में वॉर क्राइम्स, जो हमने कहा ना कि इस तरीके की एम्यूनिशंस उन्होंने भी इस्तेमाल करी, रशियन ने भी इस्तेमाल करी, जिसके लिए यूएस ने उनकी बहुत निंदा करी और उसको वॉर क्राइम की स्थिति में लिस्ट में खड़ा कर दिया। तो ये जो कथित तौर पे वॉर क्राइम्स किए गए रशिया द्वारा यूक्रेन में, इनको उन्होंने एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, हर चीज़ की एंट्री करी है और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा निंदा करी है। खाइव इज़ ऑल्सो बीइंग एक्यूज्ड ऑफ टारगेटिंग सिविलियन सेंटर्स इन डॉनबास। और ऐसा नहीं है कि केवल रशिया में ही वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, यूक्रेन के जो लोग, यूक्रेन की सरकार द्वारा को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, एक्यूज़ किया जा रहा है कि उन्होंने डॉनबास में सिविलियन एरियाज़ पे बमबारी करी, सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करा। But the US has tried to draw a moral and ethical line। लेकिन US ने एक मॉरल और एथिकल लाइन बनाने की कोशिश करी थी बीच में, ठीक है, यानी कि सही गलत की एक लाइन बनाने की कोशिश करी थी कि ये देखो यहाँ पे सिविलियन एरिया है, यहाँ पे जंग करना सही नहीं है, यहाँ पे हथियार गिराना सही नहीं है, यहाँ पे आर्मी आप यहाँ पे गिराओ तो हमें कोई हम एक मॉरली करेक्ट पाथ पे चलेंगे। नो डाउट थिन, हालांकि ये लाइन बहुत बारीक थी, बहुत पतली थी। बाय सेइंग इट वॉज हेल्पिंग यूक्रेन डिफेंड इटसेल्फ, जिसमें उनने कहा कि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं अपने आप की सुरक्षा करने में, उनको खुद की सुरक्षा करने में हम उनकी मदद कर रहे हैं। दिस लाइन गेट्स ब्लर्ड विद द डिसीजन टू सेंड द सिविलियन किलर म्यूनिशंस टू द बैटलफील्ड। लेकिन ये लाइन तब धुंधली हो जाती है जब ये फैसला सामने आता है कि सिविलियंस को भी मार सकने वाला म्यूनिशंस जो है वो बैटलफील्ड में अब तैनात कर दिया गया है। It also shows that no side is willing to make a compromise yet, irrespective of their battlefield position। ये इस चीज़ से, ये जो वहाँ पे म्यूनिशंस आए हैं, इनसे एक और चीज़ साफ हो जाती है, एक और स्थिति साफ हो जाती है कि दोनों ही पक्ष अभी अपना अपना पद या अपने अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे जिसको जितना भी नुकसान उठाना पड़े, दोनों तैयार हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। एज द वॉर even after 16 months of fighting still stays in the escalation spiral। क्यों? जबकि ये जो वॉर है अब इसको 16 महीने हो चुके हैं, पर अभी भी ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ए और बी, हमें बताना है कि ए ट्रू या बी फॉल्स है, ए फॉल्स या बी ट्रू है, या दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होगा कॉम्बिनेशन। अब देखना ये है कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। क्लस्टर म्यूनिशंस आर डिजाइन टू एक्सप्लोड ऑन इम्पैक्ट। सही है, क्लस्टर म्यूनिशन इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि वो छूते ही फट जाए। बट मैनी रिमेन डन्स, लेकिन कई सारे उसमें से डड्स होते हैं, यानी कि वो नहीं फटते। विच कैन एक्सप्लोड लेटर, जो कि बाद में फट सकते हैं। कॉजिंग इनडिस्क्रिमिनेंट हार्म, जिसकी वजह से बिना भेदभाव के, कि यानी कि ये देखे बिना कि सिविलियन है या फौजी है, किसको नुकसान हो रहा है, इसके बिना नुकसान हो सकता है। द रीजन्स वाई, और ये एक मुख्य कारण है जिस वजह से 100 से ज़्यादा देशों ने इसको बैन किया है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने पढ़ी है ये पूरी की पूरी लाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कन्वेंशनल वॉर हैज स्ट्रेन्ड वेस्टर्न रिजर्व। सही है ये कि ये जो कन्वेंशनल वॉर हो रहा है, जंग के मैदान में लड़ा जा रहा है, ये वॉर है, इसकी वजह से वेस्टर्न रिजर्व्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा है। लीविंग यूक्रेन एट एन एडवांटेजियस पोजिशन, जिसकी वजह से यूक्रेन डिसएडवांटेजियस पोजिशन में आ गया है, ना कि एडवांटेजियस पोजिशन में। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज फॉल्स, यानी कि ए ट्रू और बी फॉल्स, ए ट्रू बी फॉल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following best characterizes the US decision to send cluster munitions to Ukraine based on the given passage? बोल रहे हैं यूएस का जो फैसला था कि उनको क्लस्टर म्यूनिशन जो है यूक्रेन में भेजना पड़ा, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
The US decision is necessary step in helping Ukraine maintain its defense against the ongoing Russian invasion. बोल रहे हैं यूएस का जो फैसला था ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वो अपना डिफेंस सिस्टम रशिया के इन्वेजन के अगेंस्ट में बनाए रख सके, as these munitions will provide Ukraine with much needed artillery support. क्योंकि ये munitions जो हैं ये यूक्रेन को बहुत भारी आर्टिलरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कि गलत है. इससे उनको अपनी स्वायत्ता बनाने में कोई मदद नहीं मिलेगी और इससे बहुत भारी मदद मिलने भी नहीं वाली. पर ये है कि वो जो जिस चीज़ की निंदा पहले ये कर रहे थे अब खुद ही ये वो काम करने लग गए हैं. ठीक है. द यूएस डिसीजन shows an inconsistency in its stance on this usage of cluster munitions. बोल रहे हैं यूएस का जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है अपने स्टैंड के ऊपर, कि पहले उन्होंने इस हथियार के यूज़ के लिए रशिया को कंडेम करा, लेकिन अब वो खुद ही इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं. रशिया ने जब इस्तेमाल करा तब उन्होंने उसको वॉर क्राइम्स की लिस्ट में डाल दिया, और अब खुद जब कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम तो भाई आपकी मदद कर रहे थे इसलिए हमने ये भेजा है. As it has previously criticized Russia's use of such munitions in the conflict, deeming it as war crimes. बिल्कुल सही है ये. Option B is correct. The US decision signifies a complete change in its foreign policy. पूरे यूएन का जो फैसला है ये complete policy, foreign policy change दर्शाता है, abandoning all its previous commitments towards the non-proliferation ऑफ सच हार्मफुल वेपन्स. तो हमने देखा है कि यूएस ने ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आके गलत हो जाती है. द यूएस डिसीजन इज अ कंपैशनेट एक्शन एम्ड एट सेफ गार्डिंग सिविलियन लाइव्स इन यूक्रेन. बोल रहे हैं यूएस का जो डिसीजन था ये बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कंपैशनेट एक एक्शन था, जिसका मुख्य मकसद था कि यूक्रेन के सिविल लाइफ्स को वो मदद कर सके, उनको सुरक्षित कर सके. एज क्लस्टर म्यूनिशंस हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफ्यूज विदाउट कॉजिंग एनी कोलैटरल डैमेज. ये बिल्कुल गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि उनको डिफ्यूज करना ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल हो, और इससे बहुत भारी इनडिस्क्रिमिनेट लॉस हो सकता है. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. Which of the following statements is not correct about the US involvement in the Ukraine war according to provided passage? कौन सी statement US के involvement के लिए सही नहीं है? ठीक है. The US has decided to send cluster munitions to Ukraine in response to Russian invasion. सही है ये, बिल्कुल correct है. The US has previously criticized Russia use of cluster munitions in the conflict. ये भी सही है, उन्होंने पहले रशिया की निंदा करी है. The US supply of cluster ammunitions to Ukraine marks its first aid package. ये first aid package नहीं है, 42nd है, right? 42nd पैकेज है ना, एड पैकेज, तो ये गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The conventional war has left Ukraine in a disadvantageous position when compared to Russia's artillery superiority. ये भी करेक्ट है. सो ए, बी और सी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. What can be inferred from the passage about the situation in Ukraine and the involvement of the US? बोल रहे हैं यूक्रेन की स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है और यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्या कहा जा सकता है. चलिए देखते हैं. The US had sent cluster munitions to Ukraine as a response to Ukraine's success in achieving swift battlefield victories against Russia and cutting off Mr. Putin's land bridge in. तो ये गलत हो जाता है. उनको ठीक है स्विफ्ट बैटलफील्ड विक्ट्रीज मिली उनको कुछ एक दो, बट वो ये पुतिन का जो लैंड ब्रिज है ज़ेपोरिज़्हिया में, इसको कट करने में नाकामयाब रहे हैं. तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाता है. डिस्पाइट द हैवी कॉस्ट and strong Russian fortification, Ukraine has been consistently successful in making territorial gains. ये भी बिल्कुल गलत है. वो तो बिल्कुल मतलब उनकी territorial gains सिर्फ एक दो ही रही हैं और consistent नहीं रहे हैं, तो ये statement गलत हो जाता है. The US has sent cluster munitions to Ukraine as the part of the difficult decision despite the potential criticism and ethical concerns due to the ongoing stalemate on the battlefield
and the failure of Ukraine to achieve a major breakthrough against the Russian fortification। बिल्कुल सही है कि यूएस ने इसलिए भेजे, उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, लेकिन उन्होंने इसलिए भेजे कि क्योंकि इस समय युद्ध के मैदान में एक ठहराव आ गया है और यूक्रेन फेल हुआ है कोई भी मेजर ब्रेक थ्रू हासिल कर पाने में रशिया के फोर्टिफिकेशन, यानी कि रशिया ने जो एक किला बना लिया है, सुरक्षा कवच बना लिया, उसको तोड़ पाने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसलिए हालांकि यूएस को पता है कि हमें क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसमें एथिकल कंसर्न्स हैं, बट स्टिल उनने ये फैसला लिया है। So option C is correct. The US, while defending its decision to send cluster munitions by drawing a thin moral and ethical line, has openly criticized both Ukraine and Russia for their alleged war crimes, marking a significant shift in its foreign policy. कि ये हथियार भेजते समय उन्होंने एक मॉरल एथिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी बारीक सी, और उन्होंने ओपनली यूक्रेन और रशिया को क्रिटिसाइज करा वॉर क्राइम्स के लिए। तो ऐसा नहीं है, उनने दोनों को क्रिटिसाइज नहीं करा, उन्होंने रशिया को तो क्रिटिसाइज करा, बट यूक्रेन के लिए उनने इतना कोई भारी चीज़ें नहीं बोली हैं। ठीक है, सो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। Which of the following words is a synonym for prolonged? Prolonged का मतलब होता है बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा या बहुत लंबे टाइम तक एक्सटेंड हो चुका, बहुत लंबा चलने वाला। ब्रीफ मतलब शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्टेंड मतलब भी शॉर्ट में। कंडेंस्ड, बड़ी कोई चीज़ है उसको आपने कंडेंस कर दिया। कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है, उसको आपने कम उसमें घनत्व में बढ़ा दिया, तो क्या मतलब उसमें से पानी सारा सुखा दिया, यानी कि कम हो गया, शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब कोई चीज़ है वो बड़ी हो गई, बढ़त उसमें मिल गई। सो प्रोलॉन्ग्ड मतलब एक्सटेंडेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैसेज की टोन कैसी है भाई? टोन तो साफ तौर पे क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि यूएस ने पहले तो रशिया को क्रिटिसाइज करा, बट अब वो खुद ही वही चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद में कि वॉर क्राइम्स की लिस्ट में आप और भी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, कि जैसे यूक्रेन भी सिविलियन एरियाज़ पे वॉर कर रहा है, उसको भी आप क्रिटिसाइज कीजिए, ठीक है, और ये कि निंदा भी की जाएगी इन चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्रिटिकल एक टोन को दर्शाते हैं। सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। प्राइमरी थीम क्या है पैसेज की, चलिए देखते हैं। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। तो हमने यूक्रेन वॉर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं देखा है इसमें। द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, हमारे कल्चर के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी इसमें नहीं देखा हुआ। द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन, बिल्कुल सही है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री क्या के स्तर पर क्या इसमें प्रभाव पड़ा है जो अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है उसको। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 has shown India slipping further to 107th position out of 121 countries from last year rank of 101 and being behind Pakistan, Bangladesh and Nepal। ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके एक कोई रिपोर्ट है, ठीक है, 2022 के लिए जो आई ये रिपोर्ट, उसमें इंडिया अपने 107वें स्थान से खिसक कर और खिसक गया है, ठीक है, अपने करंट स्थान से खिसक कर 107वें स्थान पर पहुंच गया है, और इसमें टोटल 121 कंट्रीज हैं। तो यानी कि कितना नीचे आ चुका है इंडिया, ये सोचने वाली बात है ना। फ्रॉम द लास्ट ईयर्स रैंकिंग, और कब कहाँ से खिसका, पिछले साल की जो इसकी रैंकिंग थी 101 पर, उससे खिसक के अब ये 107 पे हो गया है, और ये इसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को भी पीछे छोड़ दिया, मतलब उनसे भी पीछे है ये, ठीक है। बट GHI claims that it uses the data presented by India to the UN to measure the proportion of undernourishment in children under 5 through the indicators of undernourishment। बोल रहे हैं GHI ने कहा है कि भाई देखो, हम कोई सर्वे नहीं कराते, हम जो आपने डेटा दिया है UN में, हम उसी के सहारे से, उसी की मदद से, जो हमें उसमें अंडरनरिशमेंट के पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स उसमें मेंशन है, वो उनसे उठा के हम तब ये रिपोर्ट बनाते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ अंडरनरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सब के जो इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके ज़रिए हम ये डेटा बनाते हैं। नोबल लॉरेट अभिजीत बैनर्जी टू was reported to have said that India should not take the drop in its ranking seriously, as the methodology used
for the exercise was model based and not survey based. तो एक नोबल लॉरेट हैं, नोबल जानकार हैं अभिजीत बैनर्जी, उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया को अपनी रैंकिंग, इस लिस्ट में अपनी रैंकिंग गिरने से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो तरीका ये इख्तियार करते हैं, जो तरीका ये यूज़ करते हैं इस लिस्ट को बनाने के लिए, वो मॉडल बेस्ड है, ना कि सर्वे बेस्ड है। यानी कि सर्वे नहीं किया जाता है, जो हमने रिपोर्ट्स दी हैं उन्हीं के बेसिस पे, जो इनको लगता है कि हाँ ये इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम माल नरिश्ड बच्चों का पता लगा सकते हैं, इन पैरामीटर के बेसिस पे हम अंडर नरिश्ड बच्चों का पता लगा सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये अपनी लिस्ट तैयार करते हैं। इसमें कोई भी सर्वे बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट ईयर टू, when its rank had fallen as compared to that in 2020, India has slammed the report. India had slammed the report. पिछले साल भी जब इंडिया 2020 की रैंकिंग के मुकाबले गिरा था, तो भी उन्होंने इस रिपोर्ट को खारिज करा था, saying that basis of calculating the findings prepared by Irish Aid Agency Concern Worldwide and German organization Welt Hunger Health was divorced from ground reality and that the methodology used was unscientific. और उन्होंने इस रिपोर्ट का खंडन करा था और ये कहा था कि जो ये तरीके इख्तियार करते हैं ये एजेंसी, जिसमें कि ये जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर की जाती है एक आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हेल्फे के द्वारा, इसमें हकीकत से, ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है। और दूसरी चीज़, जो तरीका ये इस्तेमाल करते हैं वो अनसाइंटिफिक है, यानी कि वो साइंटिफिक आधार पे करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा द ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई 2022 के लिए, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि किस बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की रैंकिंग इस लिस्ट में गिरी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले में, जो कि पिछले साल कितनी थी, 101 थी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, जब हमने पिछले साल की बात करी तो वही बता रहे हैं कि पिछले साल भी हमारी रैंकिंग गिरी थी 2020 के मुकाबले में, और तब हमने इस रिपोर्ट का खंडन करा था। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि यही बात कहते हुए कि ये रिपोर्ट के जो तरीका है इसको मेजर करने का वो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब अनसाइंटिफिक है। उसी बात को दोहराते हुए अभिजीत बैनर्जी, जो कि एक नोबल लॉरेट हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि इसमें जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो मॉडल बेस्ड है, ना कि सर्वे बेस्ड, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट होती है कि इसमें GH राय ने भी ये चीज़ कही है कि भाई हम उसी डेटा का इस्तेमाल करते हैं जो आपने UN में पेश किया है, हम खुद से कोई सर्वे नहीं कर रहे। ठीक है, इस बात को उन्होंने भी एक्सेप्ट करा है। सो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है PSRQ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग sentences to form the coherent paragraph. This staggering rate of downfall is yet another reaffirmation of the fact that our planet is in the throes of a biodiversity crisis. बोल रहे हैं ये जो बड़ी तेजी से डाउनफॉल का जो रेट है, बड़ी तेजी से गिरावट आई है, ये भी दोबारा इस बात को कंफर्म करता है कि हमारी धरती जो है वो तेज़ी से बायोडाइवर्सिटी के क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस क्या हुआ, मतलब कई सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो जाएंगी, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, वो विलुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कई ऐसी बढ़ जाएंगी जो वो विलुप्त हुई हैं, वो जिनको ख़त्म करती थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा जाता है कि जो मीट ईटर्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, वो सही नहीं है लोग। बट आप खुद सोचिए कि अगर हम चिकन्स को नहीं कंज्यूम करेंगे, जो मीट ईटर्स हैं वो नहीं खाएंगे मीट को, तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे अनाज के भंडार ख़त्म हो जाएंगे उनको फीड करते करते। ठीक है, तो उनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आज हिंदुस्तान में स्ट्रे डॉग्स की समस्या है, हमने स्टार्टिंग में कदम नहीं उठाए तो आज हर गली नुक्कड़ में
इतने ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं कि आपका बाइक लेके गाड़ी लेके चलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो आपके पीछे बाइक्स का फॉलो करते हैं, जिसके वजह से आपके एक्सीडेंट्स भी कई दफ़ा कई लोगों के हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। अगर चिकन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, हम लोग नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, फूड क्राइसिस बढ़ जाएगा उस वजह से। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल, लाइफ साइकिल को मेंटेन कर, लाइफ साइकिल भी नहीं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। मीट ईटर्स भी ज़रूरी हैं, कार्निवोरस भी ज़रूरी हैं, ओमनीवोरस भी ज़रूरी हैं, हर्बीवोरस भी ज़रूरी हैं। ठीक है, इट इज़ क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये बहुत ज़रूरी है हर एक तरह की लाइफ फॉर्म को अर्थ पे पनपने के लिए। अब क्या ज़रूरी है, कोई बात उनने कही होगी जो ज़रूरी है। अनडाउटेडली rampant over exploitation of the limited natural resources over the past 50 years by humans, बोल रहे हैं बिना किसी संदेह, निसंदेह जो हम इतनी तेज़ी से ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों का ओवर वहन कर रहे हैं, जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है उनका पिछले 50 सालों से, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ दिस ह्यूमंगस लॉस। तो ये क्यों कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, बट वो धरती तो एक्सप्लॉइट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्य कारण है इतने भारी नुकसान का। ये जो इतना भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, इसका मुख्य कारण है। एट द सेम टाइम दिस एक्यूट डिसरप्शन इन द इकोसिस्टम शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल टू द वर्ल्ड for taking a renewed pledge to redouble efforts for arresting the downward spiral। बोल रहे हैं इसी समय के दौरान पे ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ये जो इतना ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आई है हमारे इकोसिस्टम में, इससे हमें ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है, यानी कि एक हमारे लिए चेतावनी है कि अब उठ जाओ, अब उठो, अब डबल मेहनत करो, डबल एफर्ट्स लगाओ, और ये जो नीचे की तरफ गिरती हुई हमारी इकोसिस्टम है, इसको बचाओ, इसको सुरक्षित करो, प्रिवेंट करो, जिसमें कि अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड है और कुछ समय में विलुप्त हो जाएंगी, उनको बचा लो। ठीक है, The Worldwide Fund for Nature's WWF Living Planet Report 2022 has shown a massive 69% decline in the wildlife populations across the globe during the 1970 to 2018 period। बोल रहे हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स की नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई है 2022 के लिए, जिसमें कि बताया गया है कि बहुत भारी मात्रा में 69% का डिक्लाइन आया है, कमी आई है हमारे वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, उनकी पॉपुलेशन में पूरी दुनिया भर में। और ये डेटा 1970 से लेके 2018 तक के पीरियड का है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपोर्ट का जिक्र करा जिसमें हमने ये बताया गया कि बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, ये भूमिका बांध रहे हैं कि किसकी रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, किस चीज़ की रिपोर्ट है, कब से कब तक का डेटा है, ये उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी। सेकंड हमारा स्टेटमेंट आता है कि ये जो इतना तेज़ी से गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी कि गिरावट आई है, 69% का डिक्लाइन आया है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो इतना भारी गिरावट आई है, ये दोबारा इस बात को कंफर्म कर देता है कि हम बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हो गया सेकेंड। अब इट इज़ क्रूशल, क्या हमारा बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ना ज़रूरी है? नहीं ना, तो ये इसके बाद स्टेटमेंट नहीं आएगा। और कह रहे हैं इसी दौरान पे हमारे लिए एक्यूट डिस्ट्रप्शन जो है ये एक वेकअप कॉल बन जाता है, यानी कि इतना तेज़ी से जो गिरावट आई है ये हमारे लिए एक चेतावनी बन जाती है कि भाई उठो और एक्शन लो, कुछ करो, ताकि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, हमारी अर्थ है, उसको बचाया जा सके। ये हो गया थर्ड। और लास्ट स्टेटमेंट हो गया कि ये वेकअप कॉल हम सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है अगर हम अपनी अर्थ को बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि पिछले 50 साल में हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं धरती को, और अब हमारे लिए ज़रूरी है आंखें खोलना। तो ये हो गया 4। तो हमारा अरेंजमेंट जो बन रहा है वो बन रहा है SPRQ। ठीक है, एस से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, SPRQ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। It is nothing else than sheer foolishness that
यू हैव डिसाइडेड टू रिज़ाइन। जब हम बात करते हैं नथिंग एल्स, तो साथ में क्या आता है इसके आगे, बट, जिसका मतलब होता है ये कुछ नहीं है पर केवल एक फूलिशनेस है आपकी कि आपने रिज़ाइन करने का डिसाइड किया। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में एरर है, देन की बजाय बट आएगा। ठीक है, देन की बजाय बट आएगा। ही हैज़ ऑब्जर्व्ड that even the use of a smaller nuclear weapon will be a very serious thing। बोल रहे उन्होंने ये चीज़ पाई है, समझी है कि अगर हम छोटे से छोटे न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत मेजर क्राइसिस हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फंडामेंटली चेंजिंग द नेचर ऑफ द वॉर इन यूक्रेन एंड ऑफ कोर्स दैट वुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस। और इससे क्या हो जाएगा, इससे इतनी स्थिति गंभीर हो जाएगी और जो यूक्रेन वॉर में अभी इस वक्त की स्थिति है वो भी चेंज हो जाएगी और इसके बहुत भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। दो these drills are an annual affair, they will be subjected to intense scrutiny and suspicion this year। बोल रहे हैं हालांकि ये जो ड्रिल्स हैं, ये जो प्रयास हैं, अभ्यास हैं, ये हर साल किए जाते हैं, लेकिन इस साल इनको बहुत गंभीरता से बहुत बड़े जांच के घेरे में लिया गया है। दिस ईयर एमिड द बैकड्रॉप ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। और ये क्यों किया गया, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ की गई। NATO Secretary General Jens Stoltenberg has warned Russian President Vladimir Putin that he would be crossing a very important line if he were to order the use of nuclear weapons in Ukraine। बोल रहे हैं NATO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग ने चेतावनी दी है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कि अगर वो किसी भी तरीके से रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन में अगर न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन एक ड्रॉ की गई है वो उसको क्रॉस कर लेंगे। द प्रोट्रैक्टेड वॉर इन यूक्रेन इज सेट टू एंटर अ क्रिटिकल फेज as both Russia and NATO are getting ready to hold nuclear exercises। बोल रहे हैं कि ये जो अभी तक इतना लंबा चला आ रहा वॉर है इन यूक्रेन, ये अब एक नई क्रिटिकल फेज में एंटर करने वाला है एज बोथ, क्योंकि दोनों ही रशिया और नाटो जो है वो अपने न्यूक्लियर एक्सरसाइज यानी कि एक न्यूक्लियर ड्रिल जो होती है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। Stoltenberg has announced that NATO drills would go ahead as scheduled because cancelling them would have sent a very wrong signal। बोल रहे हैं स्टोल्टनबर्ग ने ये चीज़ कही है, अनाउंस करा है कि नाटो की जो ड्रिल्स हैं वो जैसे का पहले का तय शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, क्योंकि अगर हम उनको कैंसिल करते हैं तो इससे बहुत गलत एक सिग्नल जाएगा। ठीक है, ये उनका कहना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो आएगा आर स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बताया गया कि इतने लंबे समय से वॉर जो चला रहा है उसमें रशिया और नाटो जो है वो अपनी न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, तो अब ये नई फेज में पहुंच जाएगा और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आया कि हालांकि ये जो ड्रिल्स हैं ये हर साल की जाती हैं, लेकिन इस साल ये बहुत बड़े जांच के घेरे में खड़ी हो जाएंगी और इनको बहुत ही सस्पिशन की नज़र से देखा जाएगा। और नाटो के सेक्रेटरी ने उनको वार्न भी करा कि अगर वो वॉर करते हैं, न्यूक्लियर वॉर ओपन करते हैं, तो ये बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाएगी और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड हो जाता है कि उन्होंने ये भी अनाउंस करा कि नाटो की ड्रिल तो है जैसे तय स्केड्यूल था उसी के अकॉर्डिंग होगी और इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने कैंसिल किया तो एक रॉन्ग सिग्नल जाएगा। और ये भी कहा कि हमने ये ऑब्जर्व करा है कि छोटे से छोटा न्यूक्लियर वेपन जो है वो बहुत स्थिति गंभीर कर सकता है और इस पूरे वॉर की स्थिति को चेंज कर सकता है। हो गया 4। तो ऑप्शन हमारा अरेंजमेंट बन रहा है RQSP। RQSP। अब देखो R से एक ही अरेंजमेंट है, ऑप्शन D RQSP इज करेक्ट। Select the option that expresses the given sentence in passive voice। passive voice में चेंज करना है। अब देखिए, the president loved that lady। president उस महिला से प्यार करते थे, so
दैट लेडी वॉज लव्ड बाय द प्रेजिडेंट। ठीक है, दैट लेडी वॉज लव्ड बाय द प्रेजिडेंट। फर्स्ट ऑप्शन है दैट लेडी इज लव्ड बाय द प्रेजिडेंट, लव नहीं आएगा, वॉज पास्ट की घटना है तो वॉज लव्ड बाय द प्रेजिडेंट। दैट लेडी वॉज लव्ड बाय द प्रेजिडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट लेडी इज लव्ड बाय द प्रेजिडेंट, इज प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात है, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। दैट लेडी वॉज बींग लव्ड, ये कंटिन्यूस फॉर्म में बता रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है। एज द ट्रांसपेरेंसी लॉ कंप्लीट 17 years द रिपोर्ट कार्ड इज ट्रबलिंग। हालांकि जैसे कि इस ट्रांसपेरेंसी लॉ के 17 साल पूरे हो गए, इसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो चिंताजनक है। नियरली 3.1 लाख अपील्स and complaints are pending across the country up from 2.18 lakh in 2019। बोल रहे हैं 3.1 लाख अपील्स और कंप्लेंट्स जो हैं वो अभी तक पेंडिंग चल रही हैं देश में, पूरे देश भर में, जो कि 2.18 लाख से बढ़ चुका है, जो 2.18 लाख का कब का आंकड़ा था, 2019 का। According to an analysis, 12 information commissions have an estimated waiting period of a year or more to dispose of a matter। बोल रहे हैं हमारे एनालिसिस से ये पाया गया है कि जो 12 इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, इनमें अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो उसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज़्यादा हो सकता है, और मोर टू डिस्पोज ऑफ अ मैटर, और उससे भी ज़्यादा हो सकता है किसी मैटर को ख़त्म करने के लिए। और 95% केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी पेनल्टीज़ नहीं लगाई जाती हैं, नो सच एक्शन वॉज टेकन। जहाँ पे पेनल्टीज लगाई जा सकती थी वहाँ पे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कॉल्ड द सनशाइन लेजिस्लेशन फॉर गुड रीजन, फॉर इट इज अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द सिटीजनरी अबाउट ऑल पब्लिक एक्शंस while empowering people with the right to ask relevant questions। बोल रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसको एक सनशाइन एक्ट कहा जाता है हमारे संविधान का, किसी अच्छे कारण से, और फॉर इट इज़, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सिटीजन्स को, आम जनता को, अबाउट ऑल पब्लिक एक्शंस, जो भी पब्लिक कार्रवाई यानी कि सरकारी कार्रवाई होती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वाइल एम्पावरिंग पीपल विद द राइट टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन। और इससे लोगों के ये भी छूट मिल जाती है कि वो सही तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकें, उनको इसका भी अधिकार मिल जाता है। इनडायरेक्टली द सिग्नल बीइंग सेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज दैट वायलेशन ऑफ लॉ विल नॉट फेच एनी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस अंडरमाइनिंग इट्स इफेक्टिवनेस। बोल रहे हैं इनडायरेक्टली ये बात को दर्शाता है कि अगर हमने यहाँ पे नियमों का उल्लंघन किया तो हमारे अगेंस्ट में कोई भी सीवियर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और इसलिए ये जो तरीका है इसकी इफेक्टिवनेस अब जांच के घेरे में है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आर, क्योंकि इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इंट्रोड्यूस किया गया और उसको क्यों हम इतना अच्छा एक्ट बताते हैं वो बताया गया। ठीक है, सेकंड आ जाता है पी स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि इस लॉ के 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो इसका रिपोर्ट कार्ड है वो काफ़ी चिंताजनक है। थर्ड आ जाता है कि हमारे एनालिसिस से पाया गया कि 12 इन्फॉर्मेशन कमीशंस में अगर कोई कंप्लेन जाती है तो उसको साल भर से भी ज़्यादा लग सकता है उसका निपटारा होने में, और 95% केसेस में इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, ये हो गया थर्ड। और ये एक्शन नहीं लिया जा सकने का जो बात है, इससे इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक सिग्नल मिल जाता है कि कोई भी वायलेशन अगर करेंगे वो लॉज का तो उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं होगी। 4 हो जाता है ये। तो अरेंजमेंट बन रहा है आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। His outstanding performance at the audition left the judges feeling, जो उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, एकदम उम्दा परफॉर्मेंस करी ऑडिशन में, उससे जजेस को क्या रह गए, जजेस बहुत ज़्यादा परप्लेक्स्ड मतलब होता है व्याकुल रह गए, व्याकुल नहीं हुए, अच्छी परफॉर्मेंस करी तो व्याकुल क्यों होंगे। फ्लेबरगैस्टेड मतलब होता है कि बहुत हैरत में पड़ गए वो, और जाहिर सी बात है कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उससे वो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गए।
कैंटैक्रस का मतलब होता है कि झगड़ालू स्वभाव का कोई व्यक्ति। तो जजेस झगड़ालू फीलिंग तो नहीं रख रहे होंगे ना, इतनी अच्छी उसने परफॉर्मेंस करी। तो काम मतलब कोई उनके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई खुशी थी, ना कोई गम था, ना उनको कोई भी रिएक्शन नहीं था। सो यहाँ पे ऑप्शन बी फ्लेबरगैस्टेड इज करेक्ट कि जजेस अचंभे में रह गए थे। द वर्ल्ड बॉडीज कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर for China for this year and the next one are 13.2% and 4.4%, taking into account the crippling impact of the series of lockdowns imposed under the country's harsh zero COVID policy। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड बॉडी की, अब कौन सी वर्ल्ड बॉडी, यानी कि पहले किसी वर्ल्ड बॉडी का जिक्र किया है, उसी की किसी रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। तो उसके जो इसी दौरान के कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं चाइना के लिए इस ईयर के लिए एंड नेक्स्ट वन और अगले साल के लिए, वो कितने हैं 3.2% एंड 4.4%। टेकिंग, और इसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखी गई है कि जो लॉकडाउन की वजह से बहुत भारी नुकसान देखने मिला, एमिड अ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्लोडाउन ट्रिगर्ड प्राइमरीली बाय द रशिया यूक्रेन वॉर। बोल रहे हैं एक वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है, किस वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ ऑब्जर्व दैट इंडिया इज डूइंग बेटर एंड इज इन अ रिलेटिवली ब्राइट स्पॉट कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द रीजन। कह रहे हैं कि इससे वर्ल्ड जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उन्होंने पाया कि इंडिया जो है वो बेहतर करेगा, बेहतर कर रहा है और अच्छी स्थिति में है अगर हम इसको बाकी देशों से कंपेयर करें, इसी रीजन के यानी कि एशिया रीजन के बाकी देशों से कंपेयर करें तो इंडिया की स्थिति ठीक बनी हुई है। In its World Economic Outlook, the IMF has projected India's pared down growth rates of 6.8% and 6.1% for 2022-23 and 2023 respectively as compared to 8.7% in 2021। बोल रहे हैं अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने ये बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो नीचे गिरी है और 6.8% रहेगी 2022 के लिए और 6.1% रहेगी 2023 के लिए, जो कि पहले 2021 के मुकाबले में, जबकि 8.7% थी, उसके मुकाबले में काफ़ी नीचे है। अकॉर्डिंग टू IMF, more than 1/3 of the global economy will contract next year। कि IMF के अनुसार 1/3 से भी ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी अगले साल। द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज, द US, द यूरोपियन यूनियन एंड चाइना विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। और इसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और चाइना, ये भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका इंट्रोडक्शन किया गया। और क्यों किया गया कि इनकी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्लोडाउन आया है जो कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और लेकिन इन्होंने कहा कि इंडिया अच्छे स्थिति में है, इंडिया अच्छा कर रहा है। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड हो जाता है कि इनकी रिपोर्ट के अनुसार 1/3 दुनिया जो है वो इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है और जो दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। थर्ड हो जाता है आर स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें बताया जाता है कि इनकी रिपोर्ट में इंडिया के लिए तो रेट्स ये बताए गए, ठीक है, ये हो जाता है थर्ड। और फोर्थ हो जाता है कि इसी दौरान के लिए, इसी टाइम पीरियड के लिए चाइना के लिए जो रेट्स बताए गए वो 3.2% और 4.4% बताए गए, यानी कि चाइना जो है हमारे से भी पीछे हो चुका है इस स्थिति में। सो अरेंजमेंट बन रहा है QSRAP, QSPR, QSRP। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है आसमान से टपके खरजूर में अटके, मतलब कि एक परेशानी से निकले और उससे और बड़ी परेशानी में फंस गए। तो टू एस्केप फ्रॉम वन डेंजर एंड गेट कॉट इन एन इवन वर्स सिचुएशन। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The United States said earlier this week that it was rejoining United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। US ने इस हफ्ते में कहा, शुरुआत में कहा कि वो लोग दोबारा से यूनेस्को ज्वाइन कर रहे हैं। In 2017, Trump administration dash
from the organization after Obama administration seized funding in 2011. बोल रहे हैं 2017 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर लिया था, पीछे हट गए थे. और ये क्यों किया था? क्योंकि 2011 में ओबामा की सरकार ने यूनेस्को को किसी भी तरीके के फंड्स देने से मना कर दिया था. द रीज़न फॉर द यूएस रिटर्न इज डैश चाइना. बोल रहे हैं जो मुख्य कारण है यूएस के वापस आने के लिए वो है चाइना. विथ सीनियर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स dash that US absence had helped China gain more influence in settling the rules around the artificial intelligence and the ensuing technological shifts. यूएस के रिटर्न का मुख्य कारण है चाइना, जबकि यूएस के सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया कि दैट द यूएस एब्सेंस हेल्प चाइना गेन मोर इन्फ्लुएंस. कि यूएस जब नहीं मौजूद था यूनेस्को में तब चाइना के पास चांस आ गया, उनके पास मौका आ गया कि वो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस पैदा कर ले अपने फेवर में इन सेटिंग द रूल्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंस्यूइंग टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स. जिसमें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो रूल्स थे वो सेट करने में उनको सहायता मिली और उनको ये मेक श्योर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स करने में भी सहायता मिली. यानी कि जो हमारे पहले टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स थे उनको शिफ्ट करने में, चेंज करने में भी उनको सहायता मिली. फॉर अ चेंज, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट चाइना हैज़ बीन डैश एज रीजन फॉर यूएस री एंट्री इनटू rather than its exit of a multilateral treaty. बोल रहे हैं फॉर अ चेंज, ये चेंज के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना जो है वो मुख्य कारण रहा है यूएस का किसी ग्रुप में दोबारा एंट्री करने के लिए. ठीक है, रैदर देन, हालांकि उनके एग्जिट करने की बजाय और किसी मल्टीलैटरल ट्रीटी में यानी कि बहुपक्षीय किसी ट्रीटी में दोबारा एंटर करने के लिए चाइना मुख्य कारण पहली बार बन पाया है. चलिए, द यूनाइटेड स्टेट्स said earlier this week, यहाँ पे द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डैश फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. फ्रॉम मतलब अलग होने का भाव है, तो क्या किया, विड्रू, विड्रॉ, विड्रॉल और विड्रॉन. तो यहाँ पे विड्रॉ तो पास्ट की बात हो गई. विड्रॉवल, विड्रॉल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, देखो, विदड्रॉवल, WAL, विड्रॉल होता तो ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता था, बट यहाँ पे विड्रॉल की स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है. विड्रॉन, अगर विड्रॉन बात पास्ट की बात है, विड्रॉन हो सकता था लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, हैड या हैज़. ठीक है, हैड या हैज़ हेल्पिंग वर्ब होता तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते. यहाँ पे पास्ट की बात है, ऑप्शन आएगा ए, विड्रू इज करेक्ट. द रीज़न फॉर यूएस रिटर्न इज डैश चाइना फेथफुली, यानी कि विश्वास तौर पे, ईमानदारी के तौर पे क्या है, चाइना. तो चाइना ईमानदारी के तौर पे उनके वापस आने का कारण तो नहीं है. ठीक है, ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपेरेंटली, कथित तौर पे, सीमिंगली, जो दिखाई दे रहा है, प्रकट रूप से यूएस के वापस आने का कारण क्या है, चाइना. तो ऑस्टेंसिबली इज करेक्ट कि जाहिर तौर पे यूएस के वापस आने का कारण है चाइना. पोटेंशियली, पोटेंशियली मतलब संभवतया, या फिर प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तत्परता से, इमीडिएटली, बिना किसी डिले के. ठीक है, ऑस्टेंसिबली चाइना with senior US administration officials dash that US absence had helped China gain more influence. तो यहाँ पे उनने क्या कहा होगा, उनने स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ कहा होगा. ठीक है, तो स्टेटिंग, ऑप्शन ए, स्टेटिंग दैट, कि उन्होंने कहा कि यूएस की एब्सेंस की वजह से चाइना को अच्छी मजबूती मिल चुकी है इसमें. और लास्ट हमारा ऑप्शन है फॉर अ चेंज, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. और चेंज के लिए ये पहली बार है जब चाइना क्या है, मुख्य कारण है यूएस के किसी ग्रुप में वापस आने का. तो क्या है, बफर, बफर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना किसी चीज़ को. प्रॉफर्ड, प्रॉफर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रस्ताव करना, किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना, ऑफर करना. तो चाइना हैज़ बीन प्रॉफर्ड एज अ रीज़न फॉर यूएस री एंट्री. ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड मतलब किसी के ऊपर अपनी प्रबलता साबित कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं ओवर पावर्ड. एंड रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब किसी चीज़ का कारण बनना. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. आज के पैसेज में इतना ही.
पैसेज की ऑडियो और PDF एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है। प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।